मेरा नाम चारू है। ऐसा क्यों होता है कि माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब उन पर ऐसा समय आता है जब उनके बच्चों को उनका ख्याल रखना चाहिए, तो वो बच्चे क्यों अपने पेरेंट्स को खुद से दूर कर देते हैं? क्या इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए अपना दिन रात एक कर देते हैं? जिस तरह एक बच्चे को अपने माता पिता की ज़रूरत होती है, उसी तरह बुढ़ापे के समय पेरेंट्स की कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि उन्हें अपने जवान बच्चों की ज़रूरत होती है। मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से हम दोनों बहन भाई को खूब पढ़ाया, हमारी शादियां कर दीं। मेरी शादी पिछले साल हुई थी और भैया की शादी को अभी 1.5 साल हुआ था। हम लोग हमेशा हंसी खुशी रहते थे। भैया की शादी के 1 हफ्ते के बाद ही पापा को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। मम्मी का पापा के बिना रहना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब हम सफ़र का साथ छूट जाता है तो अकेले इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे भैया ऐसे नहीं थे। भैया मम्मी का बहुत ख्याल रखते थे और भाभी भी। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बरसों पर भारी पड़ जाते हैं और कुछ साल ऐसे गुजरते हैं जैसे एक पल की तरह। इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया और कुछ ऐसे चेहरे देखे जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। पापा के मरने के बाद घर बहुत सूना हो गया था। मेरी शादी भी पापा की गैर मौजूदगी में हुई थी, लेकिन भाई ने सर पर पिता बनकर हाथ रखा था। मेरे पापा मेरी शादी के लिए इतना पैसा छोड़ गए थे कि भैया को मेरी शादी करने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। भाभी भी बहुत अच्छी थीं। शादी के बाद जब मैं अपने मायके जाती तो भाभी मेरा बहुत अच्छे से स्वागत करती थीं। वो मुझे अपनी ननद नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन समझती थीं। जब उन्हें मेरे आने की खबर होती तो मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाती, मेरे आराम और ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखती थीं। वो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थीं। शादी से पहले तो मैं उनके साथ ज़्यादा समय नहीं रह पाई थी, लेकिन जितना भी समय मैंने उनके साथ गुजारा था वो बहुत ही अच्छा और हंसी खुशी गुजरा था। भाभी मेरी मम्मी का भी बहुत ख्याल रखती थीं। मेरी मम्मी एक ऐसी औरत थीं जिन्होंने हम दोनों भाई बहन को अच्छे संस्कार देने और अच्छी परवरिश करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमेशा हमें भलाई के रास्ते पर चलना सिखाया था, लोगों की मदद करना सिखाया था, बड़ों की इज्जत और छोटों से प्रेम करना सिखाया था। पापा की मौत के बाद वो काफ़ी टूट गई थीं, लेकिन हमारे सामने कभी कमज़ोर नहीं पड़ी थीं। मेरी मम्मी को बहुत अच्छी सिलाई आती थी। वो एक टैलेंटेड औरत थीं। अब बुढ़ापे में वक्त गुजारने के लिए घर के थोड़े बहुत काम कर लेती थीं और ज़्यादातर सिलाई किया करती थीं। भाभी को भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े सिलकर दिया करती थीं। उनका डेली रूटीन था सुबह सवेरे उठना, भैया भाभी के लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाना, भैया के लिए लंच पैक करना और फिर नहा धोकर अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाना। फिर घर के बाकी सारे काम भाभी देख लिया करती थीं। सिलाई करने के बाद जो पैसे आते थे वो उन पैसों को भैया के हाथ पर रख देती थीं, ताकि घर खर्च में भैया को थोड़ा सहारा मिल सके। मेरे भैया और मैं दोनों ही उनकी दुनिया थे। मम्मी हमेशा कहा करती थीं कि बेटी हो या बेटा, दोनों पेरेंट्स के लिए बराबर होते हैं। मेरे लिए तुम दोनों भी एक समान हो, ये बात बिल्कुल सच थी। मेरे माता पिता दोनों ने ही कभी हम दोनों भाई बहन में कोई फ़र्क नहीं समझा था। हमें वो सब कुछ सिखाया जो एक लड़की को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ज़रूरी होता है। मेरी शादी हुई तो मम्मी की आंखों में आंसू भी थे और मुस्कुराहट भी। मेरी शादी होने के बाद जब भी मैं उनसे मिलने जाती वो मुझे गले लगाकर कहतीं, बेटी अपनी ससुराल में हमेशा खुश रहना, अपना घर हमेशा बनाकर रखना। बेटियां फूलों की तरह होती हैं और खुशबू बनकर उड़ जाती हैं। जब भी अपने मायके जाती अपनी मम्मी की गोद में सिर रखकर बैठ जाती और उनसे घंटों बातें करती थीं। कहती, मम्मी मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। भैया ने शादी के फ़ौरन बाद अपने लिए अलग कमरा बनवा लिया था और भाभी के साथ रहने लगे थे। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तब तक भाभी का बर्ताव मम्मी के साथ बहुत अच्छा था और मेरी शादी के कुछ दिनों के बाद भी उनका बर्ताव मम्मी के साथ ठीक रहा। वो मम्मी को टाइम पर दवाइयाँ दिया करती थीं, उनका ख्याल रखती थीं, यहाँ तक कि उनकी पसंद का खाना भी बनाती थीं और कभी कभी उनके लिए परहेज़ का खाना भी बना देती थीं। सब कुछ भाभी अपनी खुशी से करती थीं।
मुझे यही लगा कि मेरी मम्मी का बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। आखिरकार मुझे भाभी जो इतनी अच्छी मिली हैं। मैं जब भी अपने मायके जाती, भाभी मुझसे भी यही कहती कि चारू तुम फिक्र मत किया करो, मैं मम्मी का बहुत ख्याल रखती हूँ, तुम बस अपनी ससुराल में खुश रहा करो। मैं भाभी की बात पर भरोसा करती रही। मेरा भरोसा इसीलिए भी मजबूत था क्योंकि मुझे ही भाभी की अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती थीं, बल्कि मम्मी भी उनकी बहुत तारीफ किया करती थीं। कहती थीं, बेटा, नीलम मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी बहुत सेवा करती है, मेरा जो काम मैं नहीं करती वो काम भी समय से पहले कर देती है। ऊपर वाला उसे हमेशा खुश रखे। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि जैसी मेरी बहू है, ऊपर वाला ऐसी बहू सबको दे। मैं मम्मी की बात सुनकर खुश हुआ करती थी और दिल ही दिल में मम्मी की तरफ से सुकून रहता था। वक्त तो गुजरता जा रहा था। एक दिन मम्मी ने कहा, बेटा, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। नीलम हर काम को बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ करती है। मुझे तो बहुत सुकून हो गया। मम्मी की बातें सुनकर मेरे दिल में भाभी के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती थी। वो हमेशा मुस्कुराकर मुझे देखती थीं। जब मेरा इतना ख्याल रखती थीं तो यकीनन मेरी मम्मी का भी बहुत ख्याल रखती होंगी। बस यही सोचकर मैं अपने दिल को समझा लिया करती थी और मेरे दिल से भाभी के लिए हमेशा दुआ ही निकलती थी। इधर मेरे ससुराल में शादी के शुरू के दिनों में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे पति की नौकरी चली गई और वो बेरोजगार हो गए। उनकी बेरोजगारी की वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव शुरू हो चुके थे, लेकिन मैं मम्मी के घर जाकर सुकून का सांस ले लिया करती थी। उनकी गोद में सिर रखकर उनकी बातें सुनकर मैं अपनी हर तकलीफ को भूल जाती थी। एक दिन जब मैं अपने मायके पहुंची तो मैंने देखा कि मम्मी के हाथ पर दवाई लगी हुई है। मैंने पूछा, मम्मी क्या हो गया? मम्मी कहने लगीं, बेटा, सिलाई करते समय हाथ में सुई चुभ गई थी, कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं हुई। वैसे भी छोटे मोटे जख्मों को बर्दाश्त करने की उनकी आदत थी। वो अपने जख्म खुशी खुशी बर्दाश्त कर लिया करती थीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन अंदर से बहुत गहरे होते हैं, जो शायद हमें भी दिखाई नहीं देते लेकिन आत्मा पर जाकर लगते हैं और हकीकत भी ऐसी नहीं होती जैसी हमें नज़र आती है। जिंदगी के पर्दों के पीछे छुपी होती है ऐसे नज़ारे जो तभी हमारे सामने आते हैं जब वक्त रुक जाता है, और वो एक वक्त ऐसा होता है जब शायद हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत ही मजबूर हो जाते हैं और लाचार भी। वो समय आने वाला था जब एक हकीकत से पर्दा उठने वाला था। मम्मी के घर में सुकून था, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी में बार बार कोई ना कोई आजमाइश आ रही थी। मेरा पति नितिन काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था, एक मामूली सी कंपनी में नौकरी किया करता था। बीकॉम किया हुआ था। शुरू शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वो बड़े जोश के साथ अपनी कंपनी में नौकरी करता था, अच्छी पोस्ट पर भी था। सैलरी इतनी मिल जाती थी कि हमारा गुजारा हो जाता था। हमने सोचा था कि धीरे धीरे वक्त गुजर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ने हमें जिस रास्ते पर धकेल दिया था वहाँ सपने कम और हकीकत ज्यादा थी। शादी के 2 महीने बाद उनकी नौकरी छूट गई। कहते थे कि वहाँ का बॉस कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मगर वो तो टाइम से ऑफिस के लिए निकलते थे, देर से घर आते थे, बल्कि कभी कभी तो ओवरटाइम भी किया करते थे। अब ये सब कुछ उनके बॉस का किया धरा था या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा ही होना था। उन्होंने काफ़ी समय तक अलग अलग जगह पर इंटरव्यू दिए, नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर अपने बड़े भाई की बताई हुई फैक्ट्री में काम भी किया। वहाँ फैक्ट्री में भी उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा। सैलरी भी कम मिलती थी और मेहनत बहुत ज़्यादा थी। जब जब वो घर आते बहुत थके हुए होते थे और अपना सर पकड़कर कहने लगते, चारू, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत मुझसे नाराज़ हो गई है। मैं हमेशा उनको हौसला दिया करती थी कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये आपका बुरा समय है और वो धीरे धीरे गुजर जाएगा। ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। मेरे इन शब्दों में मेरे पति को तसल्ली तो मिल जाती थी, लेकिन हमारे किचन का चूल्हा नहीं चलता था। जब मेरे पति काम पर नहीं होते तो मैं घर में सिलाई कर लिया करती थी। कुछ पैसे जमा हो जाते। मेरी मम्मी को ही देख देख कर मैंने सिलाई करना सीखा था और अपनी मम्मी की तरह ही परफेक्ट सिलाई करना जानती थी। मम्मी भी कभी कभी मुझे कुछ पैसे दे दिया करती थीं।
उनको मेरी परेशानी का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन मैं बार बार उनसे पैसे नहीं मांग सकती थी। मैं उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। शुरू शुरू में तो मेरी सास बिल्कुल खामोश रहीं। उन्हें भी लगा कि शायद कुछ दिनों की बात है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते गए उनका बर्ताव बदलने लगा। एक दिन रात का खाना खाते समय मेरी सास ने कहा कि चारू, हमारे बेटे ने अच्छी खासी पढ़ाई की है, लेकिन कभी अक्ल नहीं सीखी। देखो, हम तुम दोनों को कब तक पालेंगे। मैंने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ मेरे पति ने सुन लिया था। वो खामोश हो गए। मैं जानती थी कि वो अपने घरवालों के बर्ताव से कहीं ना कहीं टूट गए हैं। अगले दिन मेरी सास ने साफ शब्दों में कह दिया कि चारू, हम तुम्हारा खर्च अब नहीं उठा सकते। घर में और बहुए बेटे भी हैं। तुम लोगों को अगर फ्री में खिलाते रहेंगे तो एक दिन उनकी भी जुबान खुल जाएगी। अभी तो हमारा भी गुजारा मुश्किल हो रहा है। तुम दोनों अपना कोई अलग से बंदोबस्त कर लो। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। 1 मिनट के लिए तो समझ नहीं आया कि मैं अपनी सास से क्या कहूँ। मेरे पति ने भी अपनी नज़रें झुका ली थीं और मैं कमरे में आकर खामोश बैठी रही। 1 हफ्ते के बाद हमने अपना सामान पैक कर लिया। कुछ कपड़े, बर्तन और बिस्तर लेकर मेरे पति ने हमारे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। दूसरी मंजिल पर एक पुराना सा फ्लैट था। अंदर दाखिल हुए तो बहुत हल्की सी रोशनी थी। पूरे फ्लैट में सीलन छाई हुई थी। मैंने अपने पति से कहा कि कोई बात नहीं, हम दोनों के रहने के लिए ये काफ़ी है। हमने वहाँ अपना सामान सेट कर लिया और रहना शुरू कर दिया। अगले दिन मैंने गली मोहल्ले के लोगों से उनके कपड़े लेकर सिलाई करनी शुरू कर दी। सारा दिन मैं मशीन पर कपड़े सिलती और शाम तक थकान से चूर हो जाती। मेरे पति ज़्यादातर घर से बाहर होते थे। वो कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश में घूमते फिरते। एक दिन बहुत थके हुए घर के अंदर दाखिल हुए। बैठते ही कहने लगे कि आज फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मगर मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग वहाँ मौजूद थे। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आपने इंटरव्यू तो दे दिया है, शायद आपके पास कॉल आ जाए। एक दिन ज़रूर आपकी नौकरी लगेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न कभी अपने घर वालों से और ना ही कभी अपने पति से। एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैंने हाथों हाथ गली की एक बच्ची की फ्रॉक ली तो उसकी माँ ने मुझे पैसे दे दिए थे। उन पैसों से मैं सब्जी लेकर आई, तब जाकर खाना बना। मेरे पति ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से खा लिया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि चारू, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास नौकरी तो है नहीं, मैं घर चलाने के लिए चार्जिंग वाली रिक्शा चला लेता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं जो अपने रिक्शा 300 रुपये प्रतिदिन पर मजदूरों को रिक्शा चलाने के लिए दे देते हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये काम भी बिल्कुल ठीक है। मेहनत से पैसे कमाने में कोई शर्म की बात नहीं है। उन दिनों मैंने लोगों के बर्ताव भी बदले हुए देखे थे। जो लोग हमसे अच्छे से बात करते थे, अब हमें ठीक से देखते भी नहीं थे। मेरे पति बहुत परेशान थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ से अपने आप को मजबूत समझते थे। वो ये जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। एक दिन शाम के समय जब मेरे पति घर में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर पहली बार वो चमक थी जो मैंने देखी थी। उनके हाथ में एक सफ़ेद एनवलप था और वो दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगे, कंग्रेचुलेशंस चारू, मेरी नौकरी लग गई है। मैंने कहा, सच? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैंने उनसे पूछा, कहाँ नौकरी लगी है? तो उन्होंने सोफे पर बैठते हुए बताया कि एक प्राइवेट कंपनी है, मार्केटिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। मैंने 2 हफ्ते पहले इंटरव्यू दिया था, लेकिन जवाब की उम्मीद नहीं थी। आज कॉल आई है तो मैंने ज्वाइन कर लिया। सैलरी भी मामूली है, लेकिन काम करते करते शायद बढ़ जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, किराए के पैसे भी बचेंगे। मैं बहुत खुश हुई थी। अगली सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर और नाश्ता करके मेरे पति ऑफिस जाने लगे तो कहने लगे, चारू, अब देखना कि सब कुछ बदल जाएगा। उनके जाने के बाद मैंने घर के काम निपटाए और मम्मी की तरफ जाने लगी थी। रास्ते ही मैंने एक मिठाई का डिब्बा भी खरीद लिया था कि घर जाकर सबसे पहले ये खबर मम्मी को सुनाऊंगी। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की थी। रास्ते से मैंने मिठाई खरीदी और रिक्शा में बैठकर घर पहुंची। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो भाभी ने दरवाज़ा खोला। भाभी मुझे देखते ही चौंक गई, फिर रोके शब्दों में कहने लगी कि तुम। मैंने कहा, भाभी, मैं आज यह खुशखबरी सुनाने आई हूँ। नितिन की नौकरी लग गई है।
सोचा कि घर आकर मम्मी को बताऊं। आखिरकार उन्होंने बहुत प्रार्थना की थी। भाभी ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और कहा कि आ जाओ, अंदर मम्मी जी अपने कमरे में हैं। मैं अंदर दाखिल हुई तो माहौल बड़ा बदला बदला सा लग रहा था। मम्मी का कमरा बड़ा सिंपल था, जैसा कि हमेशा होता था, मगर दीवारों पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मम्मी अपने बेड पर बैठी हुई थीं। मेरे कदमों की आहट सुनकर उठ गई और फिर उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो हमेशा मुझे हौसला दिया करती थी। मुझे गले लगाकर कहने लगी कि चारू मेरी बेटी आई है। उन्होंने मेरे हालचाल पूछे और मैंने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। उनको बताया कि नितिन की नौकरी लग गई है एक बड़ी कंपनी में और सैलरी भी ठीक ठाक है। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी प्रार्थनाएं रंग ले आई। मम्मी ने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम भी चैन की सांस लोगी। मम्मी और मैं बातें कर रहे थे। भाभी खामोशी से वहां से आती जाती रहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मम्मी भी मुझसे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन शायद भाभी की मौजूदगी ने उन्हें रोक रखा था। मैंने खुद भी महसूस किया कि भाभी की नज़रें बार बार कुछ और कह रही हैं। मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया और घर के लिए आने लगी। मैंने पलटकर देखा तो मम्मी की नज़रें अभी भी मुझ पर थीं। उनकी आंखों में एक चमक थी, या शायद खुशी की, या फिर जो हर माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। मैं दरवाजे से बाहर निकली, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। भाभी खामोश थी और मम्मी की नज़रों का ठहराव ये सब कुछ न कुछ जाहिर कर रहा था। मैं अपने घर आ गई। मैंने खाना बनाया। रात हुई। जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया था कि मैं मम्मी के घर गई थी। आखिरकार उनकी प्रार्थना की वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है। वो भी मेरी बात सुनकर खुश हुए थे। अब मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया था। दिन अब सुकून से गुजरने लगे थे। कुछ दिनों बाद मैं मार्केट गई हुई थी जब मैंने शॉल देखी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। सोचा कि मम्मी के लिए खरीद लेती हूँ। उसे खरीद कर सोचा कि अभी तो नितिन के आने में काफ़ी टाइम है, घर चली जाती हूँ। हाँ, तो हार्ट शॉल मम्मी को गिफ्ट भी कर दूंगी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद तूफान आने से पहले उसका पता चल जाता है। मैं जब रिक्शा से उतरकर गली में दाखिल हुई तो एक अजीब सी खामोशी थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मम्मी चिल्ला रही थी कि नीलम छोड़ो बहू, ये तू मेरे साथ क्या कर रही है? मुझे दर्द हो रहा है। ये तो मेरी मम्मी की आवाज़ थी। मैं दौड़कर अंदर कमरे में गई तो वहाँ एक ऐसा सीन चल रहा था जैसे मैं अपनी आंखों के सामने कोई फिल्म देख रही हूँ। भाभी मम्मी के बालों को दोनों हाथों से पकड़कर झंझोल रही थी। मम्मी ज़मीन पर बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी। हाथ जोड़कर उनसे कह रही थी कि छोड़ दे मुझे बेटा, मैंने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने जल्दी से लपक कर भाभी को धक्का दिया। भाभी दूर दीवार से जाकर लगी और मैं घुटनों की बल मम्मी के पास जाकर बैठ गई। मम्मी को संभालने लगी। मैंने भाभी से कहा, भाभी आपको शर्म नहीं आती? मम्मी के साथ ये सब कुछ करते हुए आखिर आप ऐसा कर क्यों रही थीं? मैंने मम्मी के चेहरे पर हाथ फेरा और उनके चेहरे से बालों को पीछे किया। मम्मी ने मुझे देखकर नज़रें झुका लीं, जैसे वो शर्मिंदा हो रही हों कि उनकी बेटी ने उन्हें ऐसी हालत में देख लिया। मैंने गुस्से से भाभी से कहा कि क्यों भाभी, बताओ मुझे ये सब क्या हो रहा है? भाभी जो दीवार से लगी खड़ी थी और कहने लगी कि हाँ, मैंने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाया, उसके बाल नोचे, क्योंकि इस औरत का ख्याल हम रखें, इसकी सेवा हम करें और ये अपना सारा खर्चा तुम्हें दे। मैं आखिर कब तक ये सब कुछ सहती रहूं? अरे, हर महीने तुम्हारी माँ अपने सारे पैसे तुम्हें दे देती है। पहले तुम्हारी माँ सिलाई के जितने पैसे कमाया करती थी, हमें दिया करती थी, लेकिन अब जब से तुम्हारे पति की नौकरी गई है, सारे पैसे वो तुम्हें देने लगी है। मैं और मेरा पति तुम्हारी माँ की कितनी सेवा करते हैं, इन्हें हमारी सेवा नजर नहीं आती? मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा कि नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी तो आपकी बहुत तारीफ करती हैं। उन्होंने हमेशा आपको अपनी बेटी समझा। अब मुझे समझ आया कि आप सिर्फ पैसों के लिए मम्मी की सेवा किया करती थीं। मम्मी ने आपको पैसे देना क्या बंद कर दिए? आपने उनके साथ ये सुलूक करना शुरू कर दिया। भाभी कहने लगी कि हाँ, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी मतलब से ही किसी के साथ संबंध रखता है। तुम्हारी बूढ़ी माँ वैसे भी हमें काफ़ी परेशान करती है। बस
अब इस औरत को मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करूँगी। मैंने भाभी से कहा कि अच्छा ये बात है, आपको इस बात पर ऐतराज़ हो रहा है कि एक माँ अपनी बेटी की मदद कर रही है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, तुम्हें पालने के चक्कर में ये हम पर बोझ बनी हुई है। मैंने मम्मी की तरफ देखा तो वो अभी भी शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए बैठी थीं। भाभी कहने लगी कि सच पूछो तो दिल करता है कि इन्हें कहीं बाहर भेज दूं। अब मुझे इनकी मौजूदगी घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने मम्मी को कंधे से थामा और कहा कि चलो यहाँ से, अब तुम यहाँ एक दिन भी नहीं रहोगी। इतनी ही देर में भैया ने अंदर कदम रखा तो उनके चेहरे पर भी साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो सीधे मेरे सामने आकर खड़े हो गए और एक नज़र मम्मी पर डाली जो दीवार के साथ पीछे हटकर खड़ी हुई थी। मैंने कहा, भैया आप कम से कम मेरी बात जानने की कोशिश तो कीजिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे खामोश करवा दिया। कहने लगे कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, बस बहुत हो गया। तमाशा मम्मी को तुम्हारी फिक्र रहती है और तुम्हें मम्मी की फिक्र रहती है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहती हो तो फिर तुम इन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? मैंने कहा, भैया बस मेरी बात तो सुन लो। आपकी पत्नी ने मम्मी पर हाथ उठाया, आपको इंसाफ की बात करनी चाहिए। मैं उनकी बेटी हूँ, अगर वो मुझे समझ रही हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? भैया ने तेज शब्दों में कहा कि बस बहुत हो गया, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमारे घर का सुकून बर्बाद करो। मैंने मम्मी की तरफ देखा, उनकी आंखें जैसे आंसुओं से भीगी हुई थीं। वो कुछ कहना चाहती थीं मगर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। भैया की नज़रों में मुझे कोई रहम नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि मम्मी, अब मैं आपको इन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकती, आप मेरे साथ चलिए। मैं मम्मी को घर से लेकर निकल चुकी थी, लेकिन भैया ने पलट कर भी नहीं देखा था कि उनकी माँ इस घर से जा रही है। हम लोग बाहर आ गए तो मम्मी रोते हुए कहने लगी कि बेटा, अगर आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैं मम्मी को लेकर सीधा अपने किराए के फ्लैट में आ गई थी। उनको बिठाया, वो खामोश थीं। मेरा दिल लगातार सोच रहा था कि किस तरह इस उम्र में मेरी माँ ने ये सब कुछ सहन कर लिया। मैंने उनका बैग खोला जिसको वो अपने साथ लेकर आई थी। उसमें उनके पुराने कुछ कपड़े रखे हुए थे। मेरी मम्मी ज़्यादातर अपना सामान इसी बैग में रखती थीं, इसलिए घर से निकलते समय उन्होंने अपना बैग भी उठा लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अब उस घर में उनके लिए जगह नहीं है। शाम को नितिन भी घर पर आए तो दरवाज़ा खोलते ही चौंक गए कि माँ जी। मैंने कहा कि हाँ, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई है। भैया ने मम्मी को घर से निकाल दिया। नितिन अंदर आया और मम्मी को देखकर खामोश बैठ गए। उनकी नज़रें झुकी हुई थीं, जैसे शर्मिंदा हो। उन्होंने मुझसे कहा कि ये फैसला तुमने कब कर लिया? मैंने तो सिंपल शब्दों में कहा कि मैंने कोई फैसला नहीं किया। भैया ने ही मम्मी को घर से निकाला, हमने तो सिर्फ बर्दाश्त किया। नितिन ने कुछ नहीं कहा और कमरे में चले गए। मम्मी ने धीरे से कहा कि बेटा, मुझे लगता है कि नितिन को परेशानी हो रही है। मेरी वजह से? मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ऑफिस से थके हारे आए हैं, इसलिए परेशान लग रहे हैं। उस रात मम्मी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। उनकी तबीयत के साथ दिल भी भरा हुआ था। मैंने उनके लिए अलग से मुलायम बिस्तर लगा दिया था और कंबल दिया। खुद उनके पास बैठ गई। रात को काफ़ी देर तक वो सो नहीं सकी थी। मैंने उनसे कहा कि सो जाइए मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी कहने लगी कि बेटा, अब मुझ में कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, ये घर आपका है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जानती थी कि अगले दिन सब कुछ बदल जाएगा। मम्मी के लिए नितिन के बिहेवियर को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई थी, लेकिन मैं तैयार थी क्योंकि अब मेरे साथ मम्मी थी। सुबह के समय मैंने नाश्ता तैयार किया। मम्मी अभी तक सो रही थीं। नितिन रात को देर से आए थे, इसलिए मैंने उनको नहीं जगाया, लेकिन मेरे दिल में हल्का सा शक था कि कल जो कुछ हुआ उसका नतीजा आज सामने आया। नितिन की खामोशी कुछ इशारे दे रही थी। थोड़ी देर के बाद नितिन जागे और किचन के दरवाजे पर आकर रुक गए। उन्होंने सीधा सवाल किया कि तुम्हारी मम्मी यहाँ पर कब तक रहेंगी? मैंने कहा कि हमेशा यहीं रहेंगी, उनका हमारे अलावा है ही कौन। उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा कि देखो, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी भी तो सुनो। अभी अभी मेरी नौकरी लगी है, तुम्हारे अपने खर्चे कम हैं, ऊपर से तुम्हारी मम्मी की जिम्मेदारी।
मैंने कहा, नितिन, जिंदगी के मुश्किल समय में उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि चारू, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम उन्हें मुझसे पूछे बिना यहाँ क्यों लेकर आ गई? पता है, मेरी मम्मी पहले ही सोचती हैं कि मैं तुम्हारे इशारों पर चलता हूँ। अब तो मेरी सास भी घर में रहेंगी तो उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो जाएगा कि मैं सच में तुम्हारे और तुम्हारे घरवालों के इशारों पर चलता हूँ। मैंने सीरियस होकर कहा कि आपकी मम्मी को मैं समझा सकती हूँ, लेकिन क्या ये बात ज़रूरी है कि लोग क्या कहेंगे? ये ज़रूरी है कि हम एक बूढ़ी औरत को छत ना दें। उन्होंने कहा, चारू, मैं अभी इस काबिल नहीं हूं कि तुम्हारी मम्मी का भी बोझ उठा सकूं। मैंने कहा, आखिर आपको मेरी मम्मी के लिए करना ही क्या है? वो 2 रोटी से भी कम खाती हैं और आपको नहीं पता कि पहले मेरी मम्मी सिलाई करके काफ़ी सारे पैसे कमाया करती थीं। अब उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। अगर हम उनका इलाज करेंगे, उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी तो वो दोबारा से सिलाई करने लग जाएंगी। पहले वो अपनी कमाई के सारे पैसे भैया भाभी को दिया करती थी और फिर जब से आप बेरोजगार घूम रहे थे तो वो घर के खर्चे के लिए मुझे भी तो पैसे दिया करती थी ना। अपनी ही कमाई के देखिए। वो हमारे लिए बहुत सोचती है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता उनके बारे में सोचने का? और भैया भाभी ने उन्हें घर से बाहर भी इसीलिए ही निकाला क्योंकि वो हमारे लिए सोचती थीं। अपनी कमाई के पैसे हमें दिया करती थी। यही बात भैया भाभी को बुरी लगी। नितिन ने नज़र चुराते हुए कहा कि देखो, जो भी हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। वो उनका बेटा है, उसे अपनी माँ को घर में रखना चाहिए, ये उसका फर्ज बनता है। मैंने कहा, अगर बेटा होने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती तो आज मम्मी यहाँ नहीं होती। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप भी अपनी माँ को दर बदर भटकने देते? उन्होंने गुस्से से कहा कि तुम हर बात में इतनी इमोशनल क्यों हो जाती हो? वो कहने लगे कि बस साफ सी बात है, मुझ पर इस घर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हारी मम्मी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैंने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि आप क्या चाहते हो कि मैं उन्हें यहाँ से निकाल दूं, ये कहकर कि हम उनका बोझ नहीं उठा सकते। नितिन कहने लगे कि मैं जो चाहता हूँ वो तुमने कह दिया, तो अब आगे तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वो वहां से चले गए, लेकिन जैसे ही मैं किचन से बाहर निकलकर दरवाजे तक पहुंची, मेरे पैर कांपने लगे। मम्मी दरवाजे पर खड़ी हम दोनों की बातें सुन चुकी थीं। मैं खामोश हो गई। उनका चेहरा भी खामोश था, लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो सब कुछ सुन चुकी है। मैंने कहा, मम्मी आप जाग गईं, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। उन्होंने धीमे से मुस्कुराकर कहा कि रहने दो बेटी, मन नहीं कर रहा। इतना कहकर उन्होंने अपनी नज़रें झुका लीं और धीमे शब्दों में कहने लगी कि एक बात कहूँ चारू। मैंने कहा कि जी कहिए, तो कहने लगी कि मुझे वृद्धाश्रम मत भेजना। मैं घबरा गई। मैंने कहा, मम्मी आपके दिमाग में भी ये ख्याल कैसे आया? उन्होंने कहा कि बेटा, कभी कभी इंसान खुद को बोझ महसूस करने लगता है और जब दूसरे भी यही एहसास दिलाते हैं तो फिर वो वृद्ध आश्रम के अंदर ही उन्हें छोड़ आते हैं। मैंने कहा, नहीं मम्मी, ये घर आपकी बेटी का है और आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मम्मी कहने लगी कि बेटा जो भी हो, तुम्हारा घर छोटा है और नितिन की भी नौकरी अभी लगी है, तुम्हारे बहुत खर्चे हैं, मैं सब समझती हूँ, इसलिए मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, मम्मी मेरे लिए आपका रिश्ता बहुत कीमती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और ढेर सारे सवाल थे। उसी शाम जब नितिन घर आए तो शायद उन्होंने भी सारा दिन इस बात को सोचा होगा। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मम्मी पर नज़र पड़ी। इस बार उनका बिहेवियर बदला हुआ नहीं था, थोड़ा नरम था। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। नितिन खाने के बाद कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि बेटा, जो भी कदम उठाओ सोच समझकर उठाना। मैंने कहा, मम्मी अगर कदम रुकने लगे तो जिंदगी बिखर जाती है, हम साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगली सुबह मैंने मम्मी के लिए नाश्ता बनाया। वो खामोश थी। फिर अचानक कहने लगी कि बेटा, रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, मोहब्बत से बनता है, और जब रवैये बदल जाएं तो रिश्ता जीते जी मर जाता है। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा कि मम्मी नितिन को वक्त दो, उनका दिल बदल जाएगा। शायद हालात ऐसे होने की वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। मम्मी ने कहा कि मुझे वक्त के नहीं ठिकाने की फिक्र है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी सच्चाई का सामना करो। अगर नितिन ने दोबारा सख्ती की तो मैं खुद ही चली जाऊंगी।
मैंने कहा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नितिन से मैं खुद बात करूंगी खुलकर, क्योंकि मैं अपनी माँ के चेहरे पर अब और उदासी नहीं देख सकती। रात को जब नितिन घर आए तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरी मम्मी को इस घर से भेजना चाहते हो तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। कुछ देर तक वो खामोश रहे। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, अगर मोहब्बत करते होते तो उसकी कदर भी करते। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ। मैं खामोश हो गई थी और अपनी मम्मी के चेहरे पर छाई थकान देख रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगी कि हो गई बात। मैंने कहा, बात नहीं, सिर्फ फैसला होगा। वो मुस्कुराए मगर कुछ नहीं बोली। सुबह जब मम्मी जागी तो काफ़ी देर तक एक तरफ बैठकर वो कुछ सोचती रही। मैं उनके पास गई और कहने लगी कि क्या सोच रही हो। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं अब तुम्हारे और नितिन के बीच की दीवार नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूँगी आपके लिए, लेकिन आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बेटी, तुमने बहुत निभा लिया, अब मेरी बारी है। मुझे इजाज़त दो कि मैं कहीं जा सकूं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का बोझ नहीं बनना चाहती, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी माँ के शब्दों के आगे कुछ नहीं बोल सकी। उनकी नज़रें अब किसी फैसले का इंतज़ार नहीं कर रही थीं, बस मुझे जवाब दे चुकी थी कि फैसला हो चुका है। अगले दिन दोपहर को मैंने मम्मी को खाना खिलाया, उनकी दवाई दी। उन्होंने मुझसे अपना बैग लाने के लिए कहा तो मैंने उनको उनका बैग ला दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और कहने लगी कि बेटा, मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दो। हमने रिक्शा किया। सारे रास्ते हम दोनों खामोश रहे। फिर रिक्शा एक वृद्ध आश्रम के सामने आकर रुक गई। जैसे ही अंदर पहुंचे तो वहां काफ़ी सारे कमरे बने हुए थे। काफ़ी सारे बूढ़े लोग इधर उधर बैठे हुए थे। मेरी मम्मी उनको तरस भरी नज़रों से देख रही थीं। फिर एक औरत आई और कहने लगी कि क्या काम है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि मुझे अपनी मम्मी के लिए ठिकाने की तलाश है। क्या कुछ वक्त के लिए इनके लिए यहाँ पर जगह हो सकती है? उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए और अपनी मम्मी को यहाँ छोड़ जाइए। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि मम्मी, यहाँ पर सारी आप जैसी ही माएँ हैं। किसी के बेटे नहीं हैं तो किसी के बेटे ही उसे यहाँ छोड़ गए, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ रोज़ आऊँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। मम्मी ने सर हिला दिया और कहा कि बेटा, तुम मेरे साथ यहाँ तक आई, मेरे लिए यही काफ़ी है। वृद्ध आश्रम की मैनेजर स्मृति शुक्ला ने सारी कागजी कार्यवाही पूरी की और बताया कि यहाँ सबको बराबर समझा जाता है, टाइम पर खाना दिया जाता है, दवाई और कभी तबीयत खराब हो तो अस्पताल का इंतज़ाम भी है। यहाँ तुम्हारी मम्मी का बहुत ख्याल रखा जाएगा। मैंने अपनी मम्मी के बाल ठीक किए, उनके कपड़े ठीक किए, मेरी आंखों में आंसू थे और फिर धीरे से कहा कि आप यहाँ सुकून से रहेंगी। पहले दिन तो मैं उनके साथ काफ़ी देर तक बैठी रही, मम्मी से बातें करती रही। वहाँ पर और भी बुजुर्ग लोग थे जो हर थोड़ी देर में मुझसे कोई ना कोई सवाल कर रहे थे। बेटी, तुम कहाँ से आई हो? तुम अपनी माँ को छोड़ने आई हो या लेने के लिए आई हो? मैंने प्यार से उनको जवाब दिया कि मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ आई हूँ और वो यहाँ मेहमान है। वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि बेटा, ऐसे मेहमान तो यहाँ हमेशा हमेशा के मेंबर बनकर रह जाते हैं। काफ़ी देर में वहाँ के लोगों से बातें करने के बाद शाम के समय तक अपने घर वापस आने लगी, लेकिन मुझे मम्मी को देखकर बहुत रोना आ रहा था। मैं उनके सामने नहीं रो सकती थी, वरना वो भी रोने लग जाती। लेकिन घर आकर बहुत रोई थी। अगले दिन मैं फिर से वहाँ पहुँची। मुझे देखकर मम्मी मुस्कुराई। वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। मैंने अपने हाथों से उनके बाल बनाए, उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाकर ले गई, उनके साथ बैठकर खाना खाया। मैं हर रोज़ मम्मी से मिलने के लिए जाती थी, उनका ख्याल रखती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन मैनेजर ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा कि तुम रोज़ यहाँ आती हो, बाकी बच्चे यहाँ अपने पेरेंट्स को एक बार छोड़कर चले जाते हैं तो फिर सालों तक भी वापस नहीं आते। तुमने तो हमें हैरान कर दिया। मैंने कहा, ये मेरी माँ है। मैंने इनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा। अब उनका सहारा बनना मेरा फर्ज है। कुछ दिनों की बात है, फिर शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरी माँ को दवाइयाँ टाइम से देती हैं ना? उन्होंने कहा कि बेटा, यहाँ सब कुछ टाइम से होता है।
मम्मी यहाँ सबके साथ बैठती, उनके साथ बातें करती, उनका बिहेवियर बदलने लगा था। वो अपनी जैसी औरतों से बातें करती जो उनके जैसे ही हालत की मारी हुई थीं। इधर औरतों के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थीं। जब उनकी थोड़ी सेहत ठीक हुई तो उन्होंने वहाँ पर सिलाई मशीन चलानी शुरू कर दी। उन औरतों को भी सिलाई सिखाई जिस दिन नहीं आती थी और वहाँ की औरतों के लिए भी कपड़े सिले। दूसरी तरफ घर में नितिन ने कभी भी मुझसे मम्मी के बारे में नहीं पूछा कि वो कहाँ चली गई। घर में हमारा रिश्ता खामोशी से जुड़ा हुआ था, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं थी, सिर्फ वक्त गुजर रहा था। मेरा आधे से ज़्यादा दिन वृद्ध आश्रम में गुजर जाता था, जहाँ मैं सांस लेती थी, जहाँ मेरे आसपास ऐसी औरतें थीं जिन्होंने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी थी। सारी औरतें मुझे दुआएं देती थीं कि ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम जैसी औलाद सबको दे। मैं भी वहाँ अपनी मम्मी का ही ख्याल नहीं बल्कि बाकी औरतों का भी ख्याल रखती थी। जिंदगी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं किसी का बोझ नहीं, किसी का सहारा बन सकूं। वृद्धाश्रम जाते हुए मुझे कई महीने गुजर चुके थे। मैं रोज वहां जाती थी, कभी दोपहर को, कभी शाम को। लेकिन अब मम्मी की तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई थी। पिछले दिनों से उनके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। उन्होंने खाना खाना भी बहुत कम कर दिया था। हालांकि वृद्ध आश्रम में मौजूद डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था। एक दिन जब मैं वहां पहुंची तो मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन्होंने कंबल ओढ़ रखा था। हालांकि गर्मी का मौसम था। मैंने उनके माथे को छूकर देखा तो वो गर्म थी। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, बस हल्का सा बुखार है, कल तक ठीक हो जाएगा। मैंने फॉरेन मैनेजर को बुलाया। उन्होंने मम्मी का चेकअप किया और कहा कि कल हम इन्हें अस्पताल में एडमिट करवा देंगे। ये सब कुछ उम्र की वजह से हो रहा है। सावधानी बरतनी अब जरूरी है। अगले दिन मैं खुद मम्मी को अस्पताल लेकर गई। ब्लड टेस्ट हुए। डॉक्टर ने बताया कि शरीर में कमजोरी बढ़ गई है, खान पान का ध्यान रखना होगा। अगले दिन घर आकर मैंने मम्मी की तबीयत के बारे में नितिन को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं वृद्ध आश्रम में ज़्यादा समय गुजारना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मम्मी आंखें बंद करके लेटी हुई थीं। जैसे ही मैंने उन्हें आवाज़ लगाई तो उन्होंने कहा कि आ गई मेरी बेटी। मम्मी कहने लगी कि बेटा, अब मेरे जाने का समय करीब आ गया। मैंने उनकी बात काट दी और कहा कि देखिए, मैं आपके लिए आपकी पसंद के लड्डू बनाकर लाई हूँ। आप बचपन में अपने हाथों से मुझे बनाकर खिलाया करती थीं और खुद भी खाती थी। मम्मी ने कहा कि बेटा, अब मुझे मौत भी आ जाए ना तो खुशी खुशी मर जाऊंगी। तुमने मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो बेटे भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो। मम्मी मुझे ढेर सारी दुआएं देने लगीं, मुझे आशीर्वाद देने लगी। रात के समय मैं वृद्ध आश्रम से घर आई थी। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह नितिन के लिए नाश्ता बना रही थी जब अचानक मेरे मोबाइल पर वहाँ के मैनेजर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया, बेटा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तो मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा। मैं जल्दी से सब कुछ छोड़कर वहाँ पहुँची। उनका शव वहाँ मेरे इंतज़ार में रखा हुआ था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैनेजर ने आकर मेरे कंधे पर हाथ मारा और कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत थी। तुम्हारे जाने के बाद से ही वो बार बार तुम्हें याद कर रही थी। वहाँ के सारे ही लोगों की आंखें नम थीं क्योंकि सारी औरतों को मेरी मम्मी से लगाव हो गया था। मम्मी मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कई दिनों तक मैं अपनी मम्मी को याद करने के लिए वृद्ध आश्रम जाती रही। मुझे उनकी याद बहुत आया करती थी। एक दिन जब मैं वृद्ध आश्रम पहुंची तो वहां एक अजनबी औरत मेरा इंतजार कर रही थी। उनके हाथ में कोई फाइल थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि तुम चारू हो ना। मैंने कहा कि जी। उन्होंने मुस्कुराते हुए फाइल आगे बढ़ाई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी माँ की पुरानी दोस्त हूँ। तुम्हारी माँ मुझसे बहुत बातें किया करती थी। उनके जाने के बाद उनकी एक अमानत मेरे पास है। उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था कि ये चीज़ मुझे तुम्हें देनी है। मैंने हैरानी से फाइल की तरफ देखा। मैंने कहा, क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि ये वसीयतनामा है। दरअसल तुम्हारे नाना जी बहुत अमीर आदमी थे। गांव में उनकी कई एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है। उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी थी, जो कि तुम्हारी माँ की थी, उनकी इकलौती बेटी की। लेकिन अब उन्होंने अपनी वही सारी ज़मीन मरने से पहले पूरे होशो हवास में तुम्हारे नाम कर दी
और इस वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके पिता की दी हुई सारी जमीन उन्होंने तुम्हारे नाम कर दी है, जिसमें तुम्हारे भाई का कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया। ये उस जमीन के कागजात हैं जो उन्होंने मुझे मेरे पास रखने के लिए दिए थे और कहा था कि उनके जाने के बाद मैं ये तुम्हें दे दूं। चारू, ये सब तुम्हारी मेहनत का सिला है। उनका कहना था कि तुमने उनका दुख बांटा, इसलिए उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा। मैंने फाइल हाथ में ली और मैं खामोश रही। उन्होंने कहा कि अब तुम उन जमीनों की मालिक हो। मैंने घर आकर जब ये बात अपने पति को बताई तो वो खुश हो गए और कहने लगे, मैंने तुम्हारी मम्मी को गलत समझा, उन्होंने तो मरने से पहले तुम्हारे बारे में सोचा। मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में सोचा। आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे अपने संबंध खराब नहीं करूंगी, लेकिन अपनी माँ की जमीन का सही जगह इस्तेमाल करूंगी। मेरे पति ने कहा कि क्या मतलब? मैंने कहा कि जिस वृद्ध आश्रम ने उनको सहारा दिया, उनकी जमीन बेचकर उस वृद्ध आश्रम की औरतों की मदद करूंगी जो वहां पर रहती हैं। अपनी माँ की जमीनों के पैसे वृद्ध आश्रम में डोनेट करूंगी। मेरे पति के पास चुप रहने के अलावा कुछ भी नहीं था। वो खामोश रहे। वो अपनी गलतियों पर पछता रहे थे। ये बात उठते उठते मेरे भैया भाभी तक भी पहुंच गई थी। एक दिन जब मैं वृद्ध आश्रम में थी तो एक चेहरा जो मैंने काफी समय के बाद देखा, वो थे मेरे भैया का चेहरा। मैं मम्मी की दी हुई आंधी जमीन बेचकर वृद्ध आश्रम में डोनेट कर चुकी थी। भैया को देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैं आगे बढ़ी तो भैया ने मुझे देखा और कहने लगे कि कैसी हो चारू? मैंने कहा, भैया आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे माता पिता तो मर गए, आप यहाँ किसको छोड़ने के लिए आए हैं? भैया शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर गया था तो पता चला कि तुम यहाँ हो, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने कहा कि आपको बड़े लंबे समय के बाद मेरी याद आई। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ, मुझे पता चला, मम्मी के बारे में बहुत अफसोस हुआ। सुना है कि मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। मैंने सुकून से जवाब दिया कि जी, उन्होंने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उनके बेटे ने तो उनका कोई साथ नहीं दिया, इसलिए अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर रही हूँ। शुक्र मनाइए कि उन्होंने अपने पिता की दी हुई जायदाद मुझे दी है। आप पर तो अभी भी रहम किया। आप तो अभी भी अपने पिता की कमाई से बने हुए घर में रहते हैं। भैया शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने जवाब दिया कि कुछ चीज़ों की कीमत वक्त पर देनी पड़ती है, वरना वो हाथ से निकल जाती है। भैया कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास अब आपसे बात करने का टाइम नहीं है। काफ़ी समय तक मेरी माँ यही रही है। मैं यहाँ आकर अपनी माँ को याद करती हूँ, और ये जितनी भी माएँ हैं, उन सब में अपनी माँ को तलाश करने की कोशिश करती हूँ। भैया शर्मिंदा हुए और नज़र झुकाकर वहाँ से जाने लगे। उनकी नज़रों में माँ की मौत का अफसोस नहीं था, बल्कि माँ की ज़मीन हाथ से जाने का अफसोस था। मैं इस वृद्ध आश्रम में रहकर उन औरतों की मदद किया करती थी जिन्हें घर वालों ने छोड़ दिया था। वहाँ के मैनेजर और बाकी पूरा स्टाफ मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैं हर दिन अपनी मम्मी को याद करके रोया करती थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिल जाता था। मम्मी की बची हुई ज़मीन अभी भी गांव में पड़ी हुई है और मेरे नाम पर है। मैं गांव जाकर अपनी ज़मीन देख तो आई हूँ। मेरे पति के मन में लालच उठता है, लेकिन मैंने उनको बोल दिया है कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब आपने मेरी माँ से कोई मतलब नहीं रखा था। अब आपको उनकी ज़मीन से भी कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। वो बहुत शर्मिंदा होते थे, मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते थे, लेकिन कभी कभी इंसान माफ़ी मांगने में और अपनी गलतियों को सुधारने में बहुत ज़्यादा समय लगा देता है। कुछ समय के बाद मैंने गांव की एक ज़मीन को बेचकर शहर में एक छोटा सा घर ले लिया था। हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। मेरे पति नितिन अभी भी अपने बर्ताव पर बेहद शर्मिंदा थे, पर मुझे उनसे कोई रंजिश नहीं थी। जब सगा बेटा बदल सकता है तो दामाद क्या चीज़ है। कुछ दिनों के बाद भैया भी मेरे घर आए। उन्हें देखकर मैं हैरान नहीं हुई थी। मैं जानती थी कि अब उन्हें अपनी गलतियों पर अफसोस होता है, इसलिए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए मुझसे संबंध रखना चाहते थे। मैं उन्हें माफ़ कर सकती थी, लेकिन उनको देख देख कर मुझे उनके कहे हुए वो शब्द याद आते थे जो उन्होंने मेरी माँ को कहे थे। एक दिन कहने लगे कि मम्मी के जाने के बाद दिल बहुत उदास रहता है, मैंने सब कुछ खो दिया है। मैंने उनको गहरी नज़र से देखा और कहा
जब मम्मी को घर से निकाला था तब इस बारे में नहीं सोचा था। आपने कि एक बूढ़ी औरत जा रही है। मैंने कहा, भैया, आप मम्मी से छुटकारा पाना चाहते थे और ऊपर वाले ने हमेशा हमेशा के लिए आपसे उनको दूर कर दिया। आपकी सज़ा शायद यही है कि आप सारी जिंदगी पछताते रहें। उनकी सज़ा उनको मिल रही थी। दूसरी तरफ भाभी के पास अभी तक अपनी कोई संतान नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला उनको बेऔलाद रखे। अगर उन्हें औलाद चाहिए तो जैसा भाभी ने मेरी माँ के साथ किया, ऐसे दिन के लिए उन्हें भी अपने लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वो भी किसी की माँ बनेंगी। वो भी बूढ़ी होंगी और शायद उनका ठिकाना भी वृद्ध आश्रम होगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।